16 अगस्त 2013 ढाका का एक अपार्टमेंट में पुलिस तलाशी ले रही थी। पता चलता है एक पुलिस ऑफिसर और उनकी वाइफ अपने ही घर में ब्रूटली मर्डर्ड मिलते और सबसे शॉकिंग बात, उनका कातिल कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी थी। यह है बांग्लादेश का सबसे डिस्टर्बिंग पैरासाइट केसेस में से एक, द केस ऑफ ओयशी रहमान। और एक और बात, आखिर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें। लेट्स बिगिन विद द न्यू केस ओयशी रहमान। ओयशी का जन्म 17 अगस्त 1994 को बांग्लादेश के खुलना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसका फैमिली में कुल 4 लोग थे। फादर महफूजुर रहमान, इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट बांग्लादेश पुलिस। मदर स्वप्ना रहमान, हाउसवाइफ। ओयशी का एक छोटा भाई था जिसका नेम ओही रहमान था। ओयशी की फैमिली ढाका के चमेली बाग एरिया में रहते थे। वहाँ रहने के बाद उन्होंने एक हाउस हेल्पर खदीजा अख्तर सुमी को रखा। 2002 में ओयशी ने बनारसी कारडोवा इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई शुरू की और वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी। स्कूल में ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी और उसके पेरेंट्स उसके पढ़ाई और फ्यूचर को लेके काफी डांटते थे और काफी टेंशन में रहते। लेकिन एक डांट से बचने के लिए ओयशी ज्यादातर घर से बाहर रहा करती थी। इन 2008 जब ओयशी 6th क्लास में थी तो उसने अपने माँ बाप से चुप चुप के सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। इसकी सिगरेट की लत काफी बढ़ चुकी थी। इतनी सिगरेट पीने की वजह से वो एक दिन पकड़ी गई। उसके फादर ने उसे काफी मारा। उसके बाद भी ओयशी ने कभी स्मोक करना क्विट नहीं किया। ओयशी का लाइफस्टाइल ग्रेजुअली चेंजेस होने लगा। वो पार्टीज, बैड कंपनीज और ड्रग्स ने उसकी पर्सनालिटी को कंप्लीट ऑल्टर कर दिया। वो अब ड्रग्स लेना भी शुरू कर दी। उसके फ्रेंड सर्कल रेंज में 26 से 40 ईयर के लोग थे। इसी में कुछ डांसर, कुछ बिजनेसमैन और कुछ ड्रग्स डीलर भी। ऐसे ही उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नेम मिजानुर रहमान एके रॉनी था। काफी कम वक्त में ही वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो दोनों एक साथ ड्रग्स लिया करते थे। इसी वजह से वो दोनों काफी क्लोज भी हो गए थे। जब इंसान ड्रग्स लेता है तो उसे आदत लग जाती है और उसे कोई भी अपना होश नहीं रहता। इसी लत को पूरा करने के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए तो वो कई बार अपने फादर के वॉलेट से पैसे चुराया करती थी। बाद में ओयशी ने अपने फादर के अल्कोहल स्टॉक से भी चुप चुप कर पीना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसने याबा भी लेना शुरू कर दिया था। याबा एक ऐसा तरह का ड्रग्स है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। याबा लेने के बाद मेंटल कंडीशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर होना भी शुरू हो जाता है और इसी ड्रग्स की लत में वो वापस सुसाइड करने की कोशिश की और उसके पेरेंट्स ने उसे फिर बचा लिया। इससे यह पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसकी केयर करते हैं, चाहे उसकी बेटी कैसी भी। ओयशी पहले भी काफी बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी और उसके पेरेंट्स ने उसे बचा लिया। जब ओयशी के फादर को उसके ड्रग्स एडिक्शन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे काफी मारा और उसका स्कूल भी बदल दिया ताकि वो अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में ना रहे और उसकी ड्रग्स की लत छूट जाए। जब ओयशी घर पर रहती थी तो वो अपने फोन से अपने पुराने दोस्तों के कांटेक्ट में भी थी और ड्रग्स का डिमांड भी किया करती थी और ये सब बात उसके पेरेंट्स को वापस से पता चल गई थी। उसके फादर ने उसे काफी पीटा, वापस से उसे काफी मारा और उसे काफी समझाया। ऑन द डेट ऑफ July 31st, her parents had imposed restriction on her movement for over a month before the incident. They took away her mobile phone and that was the breaking point for her. ड्रग्स की लत ने उससे इस हद तक पागल कर दिया था कि वो अपने ही पेरेंट्स का मर्डर प्लान बनाने लगी थी। वो अपने पेरेंट्स को मर्डर करना चाहती थी। उसने अपने माँ बाप को मारने के लिए एक बड़ा चाकू और अलग अलग फार्मेसी से 60 एडिक्टिव टैबलेट्स खरीदी थी और ओयशी ने अपने पूरा प्लान रॉनी को भी बताया था, जिसमें रॉनी ने वादा किया था कि वो बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद करेगा। मतलब ओयशी के मदर फादर की बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद करेगा। ऑन 15 अगस्त 2013 सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन किचन में साइलेंटली डेडली प्रिपरेशन चल रही थी। So finally on this date she executed her plan. She make coffee for her mother and father and mix all the sedative pills she buy. उसने अपने मदर एंड फादर दोनों को पिला दिया। कॉफी पीने के कुछ देर बाद वो दोनों बेहोश हो गए। After that she drink 2 bottles of whiskey and laugh. उसके बाद रात के 2 बजे उसने जो चाकू खरीदा था
उसी से अपने पेरेंट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने माँ को टारगेट किया और चाकू चलाया। चिल्लाने की आवाज से उसके छोटे भाई ओही की नींद खुल गई थी, जो अपने मम्मी के बगल में सो रहा था, और उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने खुद से दूर कर दिया, क्योंकि ओइशी के मदर को लगा कि वो अब इसे भी मार देगी। उसने बेटे को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाई, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। इसी तरह उसने अपने पापा पर भी अटैक किया और उन्हें भी मार दिया। ये सब करते हुए ओशी के छोटे भाई ने सारा इंसिडेंट देख लिया था। उसके छोटे भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने ही मम्मी पापा पर क्यों अटैक कर रही है। ये सब करते हुए एक और इंसान ने देखा था, जिसका नेम था सुमी, जो घर में काम करती थी। सुमी ने की होल से सारा इंसिडेंट देख लिया था, लेकिन डर के मारे वो अपने कमरे में वापस चली गई। आफ्टर मॉर्निंग ओइशी woke her up by saying that Ronnie and Johnny having come kill her parents. उसने ऐसा एक्ट किया और सुमी को उठाया और डरते हुए आवाज में कहा, सुमी देखो, रॉनी एंड जॉनी ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया, मेरे पेरेंट्स को मार दिया। बट सुमी पहले से जानती थी। सुमी ऑलरेडी न्यू व्हाट ओशी डिड। उस वक्त ओशी के कपड़ों पर उसके पेरेंट्स के खून भी लगे हुए थे। बट सुमी सिर्फ 11 साल की थी और उसने जो भी देखा उससे वो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी और काफी डर गई थी उस इंसिडेंट के बाद। तो ओशी जैसा कहने लगी, सुमी वैसे ही करने लगी। With the help of Sumi, Oishi took her parents' body and उसने अपने ही बेडरूम के अटैच बाथरूम में अपने पेरेंट्स बॉडी को डंप कर दिया था। इसके बाद ओइशी ने 2 बैग लेके अपने माँ के गहने, कुछ कैश, खून से भरे हुए कपड़े और चाकू, जिसके बाद ओही और सुमी को लेके बिल्डिंग के बाहर आई। उसने बाहर जाते वक्त गार्ड से कहा कि वो सबको लेके कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही है। फिर वो वहां से चली गई। वो लोग 16 अगस्त को शेल्टर की तलाश में रिक्शा में भटक रहे थे, क्योंकि रॉनी ने उसे कहा था कि वो अगले दिन उसके रहने का इंतजाम कर देगा। ओइशी ने सुमी को उसी रिक्शा ड्राइवर के साथ भेज दिया जिसके साथ वो घूम रही थी। ओइशी फिर अपने भाई ओही को लेके दूसरे रिक्शा ड्राइवर के साथ निकल गई और उसी के घर पे स्टे की। उसके बाद ओइशी ने अपने अंकल को कॉल किया और ये बताया कि उसके पेरेंट्स को कुछ दिन के लिए ढाका से दूर राजशाही जाना पड़ा था। उसे अपने घर में अकेले रहने में डर लग रहा था, इसीलिए वो ओही को लेके अपने दोस्तों के यहाँ जा रही है कुछ दिनों के लिए। उसके अंकल ने पूरी बात सुनी और फोन कट कर दिया। अगले दिन उसके अंकल ने कॉल बैक किया और कहा, अपने घर आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ। ओइशी डर गई और वो पैनिक कर गई और उसे कुछ नहीं सूझा। वो खुद ना जाके अपने छोटे भाई ओही को रिक्शा में बैठा के भेज दी और खुद रॉनी के साथ चली गई। ओही को अकेले आते हुए देख के अंकल थोड़ा टेंशन में आ गए और पूछे, बेटा ओइशी कहाँ है और बाकी सब कहाँ? फिर वो दोनों उसके घर गए जहाँ ताला लगा हुआ। ओही कुछ भी बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था और जो देखा था उसे वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ओही शांत था। इसके बाद अंकल ने आस पड़ोस से पूछा ओइशी के बारे में, फिर गार्ड से पूछा तो गार्ड ने बताया कि वो तीनों बाहर जा रहे थे। ये सब सुन के अंकल को कुछ ठीक नहीं लगा और उन्हें कमरे के पास से कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही। तो अंकल ने पुलिस को कांटेक्ट करना सही समझा और पुलिस को लेके ओइशी के घर चल गए। रूम के पास जाते ही उसे कुछ स्ट्रेंज स्मेल आने लगी, तो उन लोगों ने बिना देरी किए रूम का दरवाजा तोड़ा और अंदर गए और तलाशी ली तो बहुत गंदी स्मेल आ रही। वो लोग स्मेल को फॉलो करते हुए ओइशी के बेडरूम जा पहुंचे, जहां उन्हें 2 डेड बॉडीज मिली, जो कि ओइशी के मदर फादर की। उसके बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रूटीन इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। घर की तलाश लेते वक्त उन्होंने देखा कि घर से कुछ कैश और गहने गायब है। उन्हें वहां कोई मर्डर वेपन नहीं मिला क्योंकि ओइशी अपने साथ ले जा चुकी थी वो चाकू, और अब पुलिस ने ओइशी को ढूंढना भी शुरू कर दिया था। इतना सब होने के बाद ओइशी को रियलाइज होने लगा कि पुलिस तो उसे ढूंढ ही लेगी। शी रियलाइज कि वो कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस गई एंड शी फेल्ट कि वो ज्यादा दिन तक छुप के नहीं रह पाएगी। इसीलिए उसने मर्डर के 2 दिन बाद ऑन 17 अगस्त 1994 वो खुद पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रॉनी को भी ढूंढ निकाला और सारे गहने, ब्लड स्टेन क्लोथ एंड द मर्डर वेपन। नेक्स्ट डे सुमी कम टू द पुलिस स्टेशन विद द रिक्शा वाला एंड टेल एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट। जो भी उसने अपने आंखों से देखा उसने सब बता दिया, लेकिन अरेस्ट होने के बाद वो बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर दे रही थी। जैसे मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, रॉनी ने मेरे माँ बाप को मारा, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। उसे पता ही नहीं कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, लेकिन शी वॉज नॉट रनिंग अवे क्योंकि ओइशी के अगेंस्ट ऑल एविडेंस थे पुलिस के पास। आफ्टर दैट ओइशी का एज किसी को पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि उस स्कूल में उसका एज अलग था और उसका पासपोर्ट या फिर दूसरे क्रेडेंशियल में उसका एज अलग था। ओइशी का मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद पता चला कि शी वॉज नॉट माइनर, वो 19 साल की है।
पोस्टमार्टम में पता चला उसने अपने पापा को 2 बार और अपने मम्मी को 11 बार स्टैब किया था उसी चाकू से। केस एक्सपर्ट का कहना था कि यह मर्डर 2 लोगों ने किया होगा, लेकिन यह मर्डर सिर्फ 19 साल की एक अकेली लड़की ने किया। ओइशी रहमान को नवंबर 2015 को मर्डर करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी इन द ट्रायल कोर्ट। आफ्टर दैट विद द कंसर्न ऑफ हिज लॉयर, ओइशी लॉयर से कि मर्डर करते समय शी वाज नॉट इन मेंटल कंडीशन। उसके बाद डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में बदल दिया गया था। और आप सोच रहे होंगे कि ओइशी के छोटे भाई का क्या? ओइशी के छोटे भाई को उसके अंकल ने अडॉप्ट कर लिया। ये है ओइशी की कहानी। दैट्स फॉर ऑल दिस केस। स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो।